Hello friends, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 5th November, so let's get started. First news is with respect to temple attack. PM urge Canada to uphold the law. यहाँ पर एक टेम्पल पे कुछ हिंदू लोगों पर अटैक हुआ था फ्रॉम द रेडिकल सिख एलिमेंट्स और वी कैन से द प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स। ओके, तो इंडिया कनाडा का जो पूरा इशू चल रहा है वो सिर्फ इस प्रो खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से ही चल रहा है। ओके, इन्होंने एक्यूज किसको किया है? हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह को, कि इन्होंने एक टारगेटेड किलिंग को सैंक्शन किया था कनाडा में। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों ही कंट्रीज के काफी ज्यादा लो चले गए और उसके बाद ये जो एक मॉब वायलेंस हुआ है अगेंस्ट द हिंदूज इन कनाडा, तो इसके बाद सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। ओके, बट अगेन आपके एग्जाम के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये इशू। नेक्स्ट इज, कल भी हमने बोला था कि हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे बहुत जल्द कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कंडक्ट हो चुके हैं, बट नाउ द इशू इज विद रिस्पेक्ट टू डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुकी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कब स्टेटहुड वापस से प्रोवाइड करती है, और लद्दाख का 6th शेड्यूल की जो डिमांड है इसको हम ऑलरेडी एग्जामिन कर चुके हैं मेंस 450 प्लस में। ओके, सिर्फ ये स्टेटहुड जब मिल जाएगा उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। दिल्ली की टॉक्सिक एयर के रीजंस, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बॉडीज, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने कल बात कर ली थी इस पर। क्योंकि जब भी दिल्ली की बात, अब यहाँ पर बोला गया है कि परपेचुअल बैन ऑन फायर क्रैकर्स इन दिल्ली। अब आप हमेशा के लिए अगर किसी चीज को बैन करना चाहोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और ज्यादा लोगों को उसमें पनिश किया जाएगा। ठीक है, आपने स्टबल बर्निंग बैन कर दी बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। राइट, द थिंग इज वी नीड टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जैसे एग्रीकल्चर में स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए हम लोग लेकर आए न्यू वैरायटी ऑफ पूसा 2090। राइट, उसी तरीके से हमें यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ग्रीन क्रैकर्स, उन्हें प्रमोट करने की जरूरत है रादर देन गोइंग फॉर द आउटराइट बैन। इसके रिस्पेक्ट में हमने बात की थी कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, कल हमने बात की थी फ्रीबीज की, प्रो एंड अगेंस्ट। ठीक है, कल हमने इसको लेकर पॉइंट्स डिस्कस किए थे और उसमें एक पॉइंट हमने रखा था कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को और ज्यादा प्रमोट करेगा। सो आफ्टर यूपी, एमपी, कर्नाटका एंड अदर स्टेट्स, अब दिल्ली में भी ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि वुमेन्स को दिया जाएगा 1000 रुपीज मंथली स्टिपेंड। ओके, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी हमने कल बात की थी, और इसके साइड नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे कल हमने उस पर भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। दूसरा है मणिपुर की नॉन नागा थाडो कम्युनिटी लैंड सपोर्ट टू एनआरसी। नाउ एनआरसी ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वी आर नॉट गोइंग टू दैट। लेकिन जब भी इस तरह से कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी अलग अलग रीजन से न्यूज में रहती है, जैसे कुछ पीवीटी की कम्युनिटीज न्यूज में रही थी उड़ीसा से जिन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर किया था फर्स्ट टाइम। ठीक, तो ये कल को आपको प्रीलिम्स में मैच करने के लिए पूछे जा सकते हैं। सो ये बातें बस एक माइनर पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लिया कीजिए। नेक्स्ट इज यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम की बात है। उन्होंने कहा है कि हम छत्तीसगढ़ के साथ बात करेंगे अबाउट दिस ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। इस पे रिलेटेड हमने 2 पॉइंट्स आपसे पहले डिस्कस किए हुए हैं, दैट इज रीजंस एंड द मेजर्स। क्योंकि ऐसे सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पे हमें देखने को मिलते हैं? केरल में। देखिए, अभी हम आज इसी न्यूज़पेपर में दोबारा देखेंगे इसको, बट अभी के लिए इसको रोकते हैं। हम पहले चलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पर। बिकॉज हिमाचल प्रदेश ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग दी टॉय ट्रेन। ये जो ट्रेन चलती है यहाँ पर शिमला में, कंसिडर रनिंग दीज टॉय ट्रेन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक, सो फर्स्ट थिंग इज, ये जो कालका शिमला नैरो गेज रेलवे लाइन है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। 2008 में यूनेस्को डिक्लेयर्ड दिस हेरिटेज रेलवे एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ व्हाई ग्रीन हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं फॉर अ प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव, और उसके अलावा इसके एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। फर्स्ट थिंग इज, green hydrogen is a colorless, odorless, tasteless, non-toxic but highly combustible substance. Okay, और तो यही इसका एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि काफी हाईली इन्फ्लेमेबल भी है ये। ठीक है, तो इसको स्टोर करना भी उतना आसान नहीं होता, यही इसका एक डिसएडवांटेज भी निकल के आएगा। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। नाउ हाइड्रोजन भी नो, ठीक है, सबसे लाइटेस्ट भी होता है, सबसे सिंपलेस्ट भी है। यहाँ पर होता है क्या है, अब जो वाटर है इसमें यहाँ पर हम यूज करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइजर का। ठीक है, सपोज आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, उसके बाद आपने इसको स्प्लिट कर दिया, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। ठीक है, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा। ठीक, अब इसी का एक और एडवांटेज बन जाता है कि इसी ऑक्सीजन को जो यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, इसको हम फर्दर यूज भी कर सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर इस तरह की चीजों में। ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की तरह पर यूज कर सकते हैं। और हाइड्रोजन
ये हमारा एक फ्यूल की तरह यूज होगा, राइट। अब ग्रीन हाइड्रोजन जब हम बोल रहे हैं, कई टाइप की होती है, ग्रे हाइड्रोजन हो सकता है, ब्लैक हाइड्रोजन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज कर रहे हो, यानी कि अगर हम सपोज कीजिए कि इस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, ये इलेक्ट्रिसिटी किस सोर्स से बनी है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन सोर्स से आई है तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कोल से आई है तो फिर उसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहेंगे। ओके, अगर फॉसिल फ्यूल से आ रहा है तो वो आपका ग्रे की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर रिन्यूएबल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव हुई थी, जिसे हमने ऐसा इलेक्ट्रोलाइजर यूज किया है स्प्लिट करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। The term green refers to the method of production which involves use of renewable energy sources like solar, wind power for electrolysis. Now, what could be the advantages? First is energy storage. रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड प्रमोट करने की बात कर रहा है, हमने भी कहा है हम इसको ट्रिपल करेंगे बाय 2030, बट द थिंग इज सबसे बड़ा इशू आता है स्टोरेज का। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए भी हम लोग इस ग्रीन हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। सेकंड इज बाय प्रोडक्ट की मॉनेटरी बेनिफिट, जैसे यहां से ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट बन के निकलेगा, इसे कल को हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इसका फ्लेक्सिबल यूसेज, तो इस ग्रीन हाइड्रोजन को हम डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज कर सकते हैं, अपने व्हीकल्स वगैरह रन करने के लिए, या फिर हम इसे अपनी एनर्जी ग्रिड जो है उसके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड। ओके, या फिर हम लोग जो बैटरीज वगैरह हैं जिनको एज अ स्टोरेज यूज कर रहे हैं, उनमें भी यूज किया जा सकता है। अब क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो एमिशन होंगे आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो कम होंगे इसमें। नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमें बनना है वर्ल्ड में ग्रीन हाइड्रोजन का हब, और रिलायंस ने इसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है अपने यहाँ। ठीक है, तो इंडिया बनना चाहता है इसमें सेल्फ सफिशिएंसी। अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी, फॉसिल फ्यूल का कंबशन डिक्रीज होगा, एंड हमारा जो पेरिस क्लाइमेट का गोल है उसको भी हम लोग और बेटर तरीके से अचीव कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी देखिए मैं इसको शॉर्ट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रीन हाइड्रोजन पे आपके साथ ऑलरेडी मींस 450 प्लस में सेशन कर चुका हूँ। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपको देखना है, आप मेन सीरीज में जाके देख सकते हैं डिटेल में। हाई कॉस्ट, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए उतनी स्केलेबल नहीं हुई है ये टेक्नोलॉजी कि हम लोग बहुत ही ज्यादा कम इनपुट देकर ज्यादा आउटपुट अचीव कर सकें। ठीक, तो अभी इसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो ये उतना ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, इसमें फर्दर रिसर्च की जरूरत है, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करने की जरूरत होगी। नेक्स्ट इज हाई एनर्जी कंजम्पशन, यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइजर को, अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग सोर्स से जनरेट होने वाली, तो उसमें भी जो कंजम्पशन है वो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ्टी कंसर्न, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है तो उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, दिस इज अनदर चैलेंज। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में डिस्कस किया है, बट ओवरऑल आप मेन सीरीज में जाके इस पे पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर दो चीजें मेंशन है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी वायनाड में इलेक्शन लड़ रही हैं, तो ओब्वियसली वायनाड में दो इशू सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए हैं पिछले एक साल में। वन इज लैंडस्लाइड, अनदर वन इज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हम दोनों पे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों में ही हम दोनों टॉपिक पर हम मेंस में ऑलरेडी सेशन कर चुके हैं। मेंस 450 प्लस में आपको लैंडस्लाइड पे भी लेक्चर मिल जाएगा और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस डिस्कशन को शॉर्ट रखेंगे। फर्स्ट इज, जब भी आप लैंडस्लाइड की बात करें, वो सब तो आप डिफाइन तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होती है रॉक्स की या इनकी वो बढ़ जाती है डेब्रिस की, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स होता है वो वीक हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसमें आप दो चीजें हमेशा कोड करेंगे, वन इज इसरोस लैंडस्लाइड एटलस एंड अनदर वन इज इंडिया लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप बाय आईआईटी मद्रास, क्योंकि इन दोनों ने कुछ डेटा दिया था। इसरो की लैंडस्लाइड एटलस कहती है इंडिया इज अमंग टॉप 4 कंट्रीज विच हैव हाईएस्ट लैंडस्लाइड रिस्क, एंड सेकंड इज इंडियाज लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप जो आईआईटी मद्रास ने बनाया था, दैट 13% ऑफ कंट्रीज ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड एंड 4.7% इज वेरी हाईली ससेप्टेबल। ओके, एंड जब भी आप इस तरह के आंसर्स लिखेंगे, डू हैव अ मैप। ओके, ये प्रैक्टिस कर लीजिए, हाथ से ही बनाना है वहां पे अल्टीमेटली, क्योंकि देखिए द थिंग इज कि आपको जनरली लगेगा कि ये जो ट्रांस हिमालयाज हैं, नो, ये सब आपको ज्योग्राफी में पता होगा ना, सबसे पहले ऊपर ट्रांस हिमालयाज आते हैं। ठीक है, विच इज लद्दाख, सॉरी काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर रेंज जिसमें आती थी, ये उतनी ज्यादा हाईली अनस्टेबल नहीं है। कॉमन सेंस आपका कहेगा कि ये बहुत ज्यादा हाईली ससेप्टेबल होना चाहिए लैंडस्लाइड, लेकिन ये उतनी ज्यादा ससेप्टेबल नहीं है। ज्यादा ससेप्टेबल जो हैं वो हैं हमारे लेसर हिमालय एंड दी शिवालिक्स।
राइट। तो ये ग्रीन में जो आप देख रहे हैं लो हैजार्ड जोन है ये वाला, जिसको हम ट्रांस हिमालयास कहते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर रेंज। और उसके बाद ब्लू कलर में आप जो देख रहे हैं दीस आर दी वेरी हाई हैजार्ड जोन, जो कि हमारे मिडिल हिमालयास एंड शिवालिक्स होते हैं। उसके नीचे ऑरेंज कलर में आप जो देख रहे हैं दे कम्स अंडर हाई हैजार्ड कैटेगरी, एंड जो भी हमारा ये पूरा वेस्टर्न घाट है इट कम्स अंडर मॉडरेटली हैजार्ड। उसके बाद भी वायनाड का जो हमने इशू देखा, ये बहुत मैसिव लैंडस्लाइड यहाँ पे हमें देखने को मिले। सो व्हाट आर दी कॉजेज? नाउ ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं दीज आर दी नेचुरल कॉजेज, while these in green these are the anthropogenic causes. नाउ नेचुरल कॉजेज पर उतना ज्यादा बस नहीं चलता है इंसान का, बिकॉज अगर रेनफॉल ज्यादा हो रही है तो लैंडस्लाइड होगा, ठीक है, ये पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अरेबियन सी, अब क्लाइमेट चेंज दो आप उसमें डाल सकते हो एंथ्रोपोजेनिक में, बट अरेबियन सी जैसे जैसे और ज्यादा वार्म हो रहा है उसी तरीके से यहाँ पर जब मानसून बर्स्ट होता है वेस्टर्न घाट में तो रेनफॉल और ज्यादा हैवी हो जाती है, ठीक है? यानी कि बहुत ही कम टाइम में 24 घंटे में 48 घंटे में बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो जाता है, क्योंकि सेकंड लैंडस्लाइड कॉज करते हैं अर्थक्वेक्स। ओके, अगेन क्योंकि हमारे जो हिमालयास हैं दे आर स्टिल इन देयर यूथफुल स्टेज, ठीक है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि द हिमालयास आर स्टिल राइजिंग बाय फ्यू सेंटीमीटर्स एवरी ईयर। ओके, क्योंकि हमारी जो प्लेट है इंडियन प्लेट, अब ये भी आप मैप बना सकते हो, बनाना हो छोटा सा, तो यहाँ से हमारी जो इंडियन प्लेट है इट इज सबडक्टिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इस वजह से ये जो सबडक्शन हो रहा है तो ये पूरा हिमालयन जो जोन है वो उस पे छोटे छोटे हल्के फुल्के अर्थक्वेक आते रहते हैं, और बीच बीच में मैसिव भी आते हैं, जैसे कि नेपाल में आया था। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रिवर्स। हमारी जो यहाँ पर रिवर्स है काफी मैसिव रिवर्स होती हैं, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करती हैं, तो अंडर कटिंग और ज्यादा होती है माउंटेन की। और अंडर कटिंग जब ज्यादा होगी तो फिर कल को यहां से जितना ज्यादा ये अंडर कटिंग बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा साइड कटिंग बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा यहाँ की रॉक्स की जो स्टेबिलिटी है वो वीक पड़ती जाएगी। एंथ्रोपोजेनिक की अगर हम बात करें तो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे जैसे और ज्यादा डेवलपमेंट, हम लोग टनल्स बना रहे हैं, राइट, हम लोग हाईवेज को और ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जिस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी, अब जब ये सब करना होता है टनल्स वगैरह बनाने, तो ऑब्वियसली यू नीड टू डू द ब्लास्ट, और ब्लास्ट जब आप करते हो तो उस पर धीरे धीरे रॉक्स के बीच का जो रॉक से बीच की जो स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ने लगती है, ठीक? तो इसके इम्पैक्ट हो सकता है कि आपको तुरंत ना दिखें, बट मे बी 20 ईयर्स लेटर आपको ये रियलाइज हो कि हाँ यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स की वजह से सॉइल की जो रॉक्स की स्टेबिलिटी थी उन पे फर्क पड़ा था। जैसे अभी एग्जांपल सबसे हमने क्या देखा था, जोशीमठ सिंकिंग, ठीक, वहां पे लोगों का यही कहना है हम तो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन पुरानी जिन कमिटीज ने रिपोर्ट दी थी उन्होंने ये कहा था कि इसके इम्पैक्ट आपको शायद 20 ईयर्स 25 ईयर्स लेटर रियलाइज हो सकते हैं, और ये जोशीमठ सिंकिंग उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा है माइनिंग एक्टिविटीज। अब माइनिंग एक्टिविटीज के लिए आप एक तो करते हो डिफॉरेस्टेशन, एंड फॉरेस्ट है जो इन रॉक्स को या स्लाइडिंग ऑफ डेब्रिस को रोक सकते हैं। एक तो आपने डिफॉरेस्टेशन किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला, ठीक है, माइनिंग के लिए, क्योंकि आयरन और माइंस बहुत ज्यादा है वहां पर, कुद्रेमुख माइंस फॉर एग्जांपल। उसी तरीके से लिथियम की डिस्कवरी हुई जम्मू कश्मीर में, गवर्नमेंट ने इसका ऑक्शन किया। अब अल्टीमेटली क्या होगा, अभी तो वो ऑक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट अल्टीमेटली जब भी वहां माइनिंग होगी तो हिमालय की जो इकोलॉजी है उस पर ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। थर्ड रीजन कुड बी इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन। वेस्टर्न घाट्स में हमने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और डिफॉरेस्टेशन और ज्यादा हुआ, और उसी का इंपैक्ट आज वेस्टर्न घाट्स में हमें लैंडस्लाइड के फॉर्म में दिखता है। सिमिलरली हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हमने मिशन क्या रखा है कि हम ऑयल पाम यहाँ पे ज्यादा ग्रो करेंगे, और यही ऑयल पाम हम लोगों ने अंडमान एंड निकोबार में भी ग्रो करने की बात की गई है अंडर नेशनल ऑयल पाम मिशन। और ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा फिर इस तरह के इंसिडेंट्स और ज्यादा देखने को मिलेंगे। टूरिज्म, काफी अनसस्टेनेबल टूरिज्म चल रहा है आजकल, जैसे केदारनाथ में बहुत ज्यादा भीड़ जाती है, शिमला में काफी अनसस्टेनेबल होता है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, अनसस्टेनेबल टूरिज्म का इंपैक्ट ये पड़ता है दैट फर्स्ट थिंग इज आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करने की और ज्यादा रोड को ब्रॉड करना होता है, और माउंटेन की डाउन कटिंग आपको और ज्यादा करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग इज उतनी ही ज्यादा होटल्स एंड अदर फैसिलिटीज एमिनिटीज अरेंज करनी होंगी, तो उसके लिए भी आपको और ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, राइट। एंड अब इसका सॉल्यूशन बस ये होता है कि आप एक मंथली कोटा लगा सकते हो यहाँ पर कि इससे ज्यादा टूरिस्ट इस सिटी में एक मंथ के अंदर नहीं आएंगे, राइट। क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरीके से वार्मिंग और ज्यादा हो जा रही है तो हमारी जो रेनफॉल पैटर्न है वो काफी चेंज हो रहा है, काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन देखने को मिल रही है। ओके, सो दिस वाज अ शॉर्ट डिस्कशन अबाउट लैंडस्लाइड। बाकी मेंस 450 प्लस में हमने इसको पूरा डिटेल में किया था, गवर्नमेंट के सारे मेजर्स के साथ उतना नहीं कवर कर सकते, अदरवाइज वो डिस्कशन अकेला ही 40 मिनट्स ले जाएगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट।
मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी कवर है, बट यहां पर कुछ पॉइंट्स जो वहां पे कवर नहीं हुए थे। फर्स्ट थिंग इज कि हमने प्रोटेक्टेड एरियाज तो बना दिए एनिमल्स के लिए, बट द थिंग इज कि अभी भी 70% ऑफ एलिफेंट रेंज, 40% ऑफ लायन रेंज एंड 35% ऑफ टाइगर रेंज आर आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। अब जब इतने सारे एलिफेंट्स, टाइगर, लायन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया घूम रहे होंगे तो एक चीज श्योर है कि ये ह्यूमंस के कंफ्लिक्ट में डेफिनेटली आएंगे। ओके, अब हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट इशू इज कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और दोनों की हो रही है। एक तरफ एनिमल्स की भी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और दूसरी तरफ ह्यूमंस की पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है। ठीक है, जैसा कि केरल में हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन में भी अगर डेंसिटी देखें तो हमें वहीं पे देखने को मिलती है। राइट, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, फिर आप और एग्रीकल्चर एक्सपैंड करोगे, आप ह्यूमन हैबिटेशंस एक्सपैंड करोगे एंड दोनों एक दूसरे के कंफ्लिक्ट में आएंगे। एनिमल्स का ह्यूमन एरियाज में आने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि उनके हैबिटाट आप डिस्टर्ब कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जैसे कई बार वाटर की सर्च में कोई एनिमल विलेज में घुस आता है, जैसे लेपर्ड के इंसिडेंट काफी ज्यादा होते हैं। राइट राइट, कॉरिडोर फ्रेगमेंटेशन, आपने यहाँ पे एक नेशनल पार्क बना दिया, आपने यहाँ एक नेशनल पार्क बना दिया, लेकिन अल्टीमेटली इस नेशनल पार्क से भी एनिमल निकल के इधर आएगा, ये भी उधर जाएगा, और बीच से आपने निकाल दिया हाईवे। अब हाईवे पे आप इन एनिमल्स के साथ कंफ्लिक्ट में आओगे। ठीक है, तो इसीलिए फिर बात की जाती है कि हमें इन सभी नेशनल पार्क को कनेक्ट कर कर एक कॉरिडोर बनाने की जरूरत है, ताकि ये फ्रीली बिना ह्यूमंस के इंटरेक्शन में आए हुए कॉरिडोर्स में मूव कर सके। अब इसका सॉल्यूशन यही होता है कि आप एलिवेटेड रोड बनाइए, फिर ठीक है, ब्रिज बनाइए, एलिवेटेड रोड्स बनाइए, ताकि इनके जो कॉरिडोर्स हैं वो फ्रैगमेंट ना हो। नेक्स्ट इज चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब यहां पर स्पेशली इन वेस्टर्न घाट्स फार्मर्स ने इस तरह के क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिए जो अट्रैक्ट करता है एलिफेंट्स को उस तरफ। राइट, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स। नेक्स्ट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। काफी सारे इन्वेसिव स्पीशीज बोथ फ्लोरा एज वेल एज फाउना, इनकी वजह से भी जो एनिमल का हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होता है और फिर वो एग्रीकल्चर फील्ड्स की तरफ जाते हैं। दूसरा, लैक ऑफ रिसोर्सेज सजेस्ट वाटर, कि वाटर अवेलेबिलिटी अगर वहां पर नहीं होगी विद इन दी प्रोटेक्टेड एरिया तो फिर वो ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ ही जाएगा। इसी में आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि जैसे ये बोअर होते हैं, ठीक है, इनकी जो ब्रीडिंग स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा है और इस वजह से इनकी भी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है और फिर वो ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ ज्यादा आते हैं। सो व्हाट आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक अबाउट दिस? फर्स्ट इज अवेयरनेस, वी नीड टू लिमिट दिस इको टूरिज्म, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा प्रमोशन करने की वजह से भी ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट थोड़े ज्यादा बढ़ गए। सेकेंड थिंग इज सेकंड थिंग इज वी नीड टू कंट्रोल दी हाइब्रिड स्पीशीज सच एज बोअर, क्योंकि एक हद से ज्यादा पॉपुलेशन अगर इनकी भी बढ़ेगी तो वो फिर या तो वहां कंजेस्टेड हो जाएगी या फिर वो उस प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर की तरफ आएगी। सेकंड इज वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने की जरूरत है, जो अलग अलग नेशनल पार्क हैं, एलिफेंट के रिजर्व हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल लोगों का हमें प्रोटेक्टेड एरियाज और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, अराउंड 70% एलिफेंट रेंज अभी भी प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है। इसके अलावा बाकी की मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर, जैसे फिजिकल बैरियर्स आप बना सकते हो ताकि एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ ना आए, आप फेंसिंग वगैरह कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा सकता है सच एज मोबाइल ऐप, जैसे अगर आप किसी हाईवे से गुजर रहे हो जो कि नेशनल पार्क की सराउंडिंग से गुजर रहा है या उसके बीचों बीच से, एटलीस्ट ये ऐप आपको एक अर्ली वार्निंग दे देगी कि यहाँ पर लेपर्ड देखा गया है, सो प्लीज ड्राइव स्लो। ओके, नेक्स्ट इज डेटरेंट एंड रेपेलेंट्स को यूज किया जा सकता है, जैसे बी हाइव्स। ठीक है, एलिफेंट ट्रेन से काफी ज्यादा टकरा जाते थे तो बी हाइव्स हमने रेलवे ट्रैक पर लगाना शुरू किए, क्योंकि इनकी जो आवाज होती है ना मधुमक्खियों की, ये एलिफेंट की ईयर्स को ज्यादा पसंद नहीं आती है। अगर उनको इस तरह की साउंड आता है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, तो एटलीस्ट वो रेलवे ट्रैक पर नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन, अगर किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है तो बेटर है कि उसको वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहां पर लेस डेंसिटी है उसकी। नेक्स्ट इज अगर कंफ्लिक्ट हो ही जाते हैं, कई बार ह्यूमन डेथ हो जाती है इनकी वजह से, तो कंपेंसेशन और इंश्योरेंस को दिया जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नो, दिस इज अ गुड आर्टिकल, क्योंकि जनरली माना जाता है कि टेक्नोलॉजी कैन मेक अ वुमेन लाइफ सेफ, बट ऐसा नहीं है। वुमेन की लाइफ में प्रॉब्लम भी हो सकती है टेक्नोलॉजी की वजह से। और यहाँ पे सिर्फ आम लड़कियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे इस वक्त कमला हैरिस इलेक्शन लड़ रही है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेटेड कुछ वीडियोस को शेयर किया गया और कुछ तो डेरोगेटरी भी थे। जैसे एक वीडियो आया था जिसमें ट्रंप और कमला हैरिस को रोमांस करते हुए दिखाया जा रहा है। ओके, और इसी तरह के कुछ और भी वीडियो, एंड सबसे बड़ी बात ये थी
कि एक्स यानी कि पहले का ट्विटर, उसके जो ओनर है इलॉन मस्क, उनने खुद इस तरह की वीडियो शेयर की है विच वर एक्चुअली दी एआई जनरेटेड, ओके, बट डेरोगेटेड टुवर्ड्स द विमेन। इसी तरह की कुछ रबिश वीडियोस फेस करने पड़े थे बांग्लादेश की भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को, फीमेल लीडर, और जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट भी इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। इन्होंने तो हालांकि 1 लाख यूरोस का क्लेम भी किया फिर कंपनी के अगेंस्ट, कि ये कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वो इस तरह की वीडियोस को आइडेंटिफाई करके रिमूव करे। बट कंपनी जनरली क्या करती हैं, वो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन यूज करती हैं कि हम तो सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लोग कुछ शेयर कर रहे हैं, हमारे पास अगर कंप्लेन आएगी तो हम उसको रिमूव कर देंगे। बट द थिंग इज की कंप्लेन आ भी जाती है, उसके बाद भी काफी टाइम लेते हैं, 24 to 48 आवर्स लेते हैं, बट इतने देर में तो वो मिलियंस लोगों के बीच सर्कुलेट हो चुका होता है। उसी तरीके से कल एक अफ्रीकन कंट्री है गिनी, ठीक है, उसके एक बिजनेसमैन के कुछ वीडियो सामने आए, बहुत सारी फीमेल्स के साथ उसके सेक्सुअल एक्ट के, एंड दोस विमेन्स वर नॉट द नॉर्मल वंस, कोई वहां के डीजीपी की बेटी है तो कोई किसी बड़े की पॉलिटिशियन की वाइफ है, इस तरह की वीडियो सामने आए। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा विमेन को सेव कर सकती है, उतना ही ज्यादा उनको वल्नरेबल भी करती है टुवर्ड्स डिजिटल बुलिंग। ओके, सो एआई जनरेटेड डीप फेक्स एंड डिसइंफॉर्मेशन, कमला हैरिस की बात हो रही है यहाँ पे, मीम्स बनाए गए इनके ऊपर काफी ज्यादा, इनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट किए गए, फोकसिंग ऑन हर बर्थ, कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी एज एन अमेरिकन। There was also a manipulated video with her cloned voice that was shared by Elon Musk. Okay, यहाँ पे एक cloned voice यूज हुई थी, उनका वीडियो नहीं था ना, वो उनकी वॉइस थी जिसमें वो बाइडेन को सेनाइल कह रही हैं, बट इट वाज नॉट हर वॉइस, इट वाज शेयर्ड बाय द ओनर ऑफ एक्स। ओके, सो दीज थिंग्स मेक विमेन मोर वल्नरेबल। ओके, आप ट्रॉल होते रहते हो, जैसे एक लड़की थी अपने यूपीएससी में, डॉटर ऑफ स्पीकर ओम बिरला, ठीक है, वो भी काफी ट्रॉल हुई उस टाइम पर, ठीक है, डेरोगेटरी जोक्स बनाए जाते हैं, सेक्सुअलाइज किया जाता है उनकी इमेज को, रेसिस्ट सेक्सिस्ट कमेंट्स दिए जाते हैं। ए रिसेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो डेपिक्टेड मिस हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप इन फैब्रिकेटेड रोमांटिक रिलेशनशिप, सो इट नॉट ओनली वायलेट द प्राइवेसी बट ऑल्सो अंडरमाइन द डिग्निटी ऑफ विमेन। तो ये जितनी भी टेक कंपनीज हैं, इनमें अगर आप मोस्टली देखेंगे इस तरह की एप्स के या प्लेटफॉर्म के जो फाउंडर हैं या जो कंपनी में काम कर रहे हैं, अधिकतर मेल्स ही बनाते हैं और वही मोस्टली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर को ऐसा लगता है कि इसमें टेक्नोलॉजी में विद इन दी कंपनी भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, बट ऑब्वियसली वो प्राइवेट सेक्टर है, वहां आप कोई इस तरह की कंडीशन लगा नहीं सकते, वहां टैलेंट है तो वो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखते हैं। फर्स्ट इज विमेन इन पावर आर दोज एस्पायरिंग फॉर हाई ऑफिस फेस सिमिलर ऑनलाइन हैरेसमेंट। अमेरिका में इलेक्शन हुए थे तब निकी हेली पर भी इस तरह के कमेंट्स किए गए थे, ठीक है, उनकी कॉलेज लाइफ के टाइम की कुछ ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने आके कहा था शी वॉज माई लेस्बियन पार्टनर ड्यूरिंग कॉलेज डेज, तो उस तरह की चीजों पे भी बहुत वायरल हुए थे, ठीक है। सिमिलरली जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, इन पर भी काफी सवाल उठे, ये तो फिल्म इंडस्ट्री से आई हैं एक्चुअली वहां के, जस्ट लाइक कंगना रनौत। Now, so what are the questions? Questions are that how and why do social media platforms allow such content to be posted and shared? First thing, and second is what do content moderators of big platforms do? उनके पास जब कंप्लेन आती है वो उसको रिमूव जरूर करते हैं, बट तब तक वो मिलियंस लोगों तक ये इस तरह के वीडियोस पहुंच चुके होते हैं। नेक्स्ट इज द बिग टेक फेलियर टू कर्ब deluge of degrading content against women. It results in disproportionate burden being imposed on women, impacting their identity, dignity, and mental well-being. While men may encounter misinformation and disinformation regarding their actions or duties, but women face objectification, sexually explicit content, and body shaming. They enjoy immunity from responsibility due to safe harbor protection. ये जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म्स को मिलता है, इसलिए वो कंप्लेंट को इतना प्रॉम्प्टली एड्रेस करने में सिंसियरिटी नहीं दिखाती हैं। और इलॉन मस्क का तो टोटल बायस इस वक्त वर्ल्ड देख ही रहा है टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप, वो उन्हीं के लिए प्रमोशन कर रहे हैं हर जगह। दो टेक्नोलॉजी इज ऑफन प्रेज्ड एज ए टूल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज अपीयर एनीथिंग बट जेंडर न्यूट्रल। ये टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है बट जेंडर न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके से एक रश्मिका मंदाना थी हमारे यहाँ, उनका भी एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था, ठीक है, वो भी एआई मेड था। इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट द सोसाइटल बायस एंड एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप्स। Rather than liberating women, AI can amplify entrenched biases and become a new tool for their abuse as well as harassment. Women face increased risk of digital abuse, violence and threats. ठीक है, ये सब चीजें आप लोग देख ही रहे हैं ट्विटर वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे।
The representation of female staff in technology development is also low in Meta as well as Google and OpenAI. Now this is one reason कि हाँ फीमेल स्टाफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वहां पर वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम है. The online harassment see many women stopping to use digital devices or even their families restrict their access to these devices, further hindering women's career and public life. No, आपने YouTube वगैरह पे देखा होगा काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं women, ठीक है, जो जनरली कपड़े वगैरह के ब्लॉग्स बनाती हैं, ठीक है, कहीं सरोजनी मार्केट जाके या इस तरह से. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब इस तरह से अगर कोई हैरेसमेंट या कोई गलत कमेंट आते हैं तो फैमिलीज उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं और अल्टीमेटली उनकी जो ग्रोथ होती है, करियर ग्रोथ या पब्लिक लाइफ, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. ओके, जैसे एक नीतू बिष्ट है, उसका सब ऐसे ही चला है पूरा, बट नाउ शी इज वेरी रिच एंड सक्सेसफुल. आजकल तो बिजनेस में भी काफी आ गई है. ठीक, तो next is creation and distribution platform must take the responsibility for failing to curb the spread of harmful content. Right, first thing is कि ये जो प्लेटफॉर्म है इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अंडर द सेफ हार्बर प्रोविजन. दे कैनॉट कीप ऑन सेइंग कि हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं जब हमारे पास कंप्लेन आती है, बट तब तक डैमेज हो चुका होता है. फर्स्ट इज despite technological advancement, resources are not being invested in developing safety features or enhancing the content moderation techniques. Labeling AI generated content is not always effective. अब जब ये हद से ज्यादा हुआ था तब एक्स सेड कि अगर इस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड वीडियो होगा तो हम नीचे डिस्क्लेमर लगा देंगे कि दिस इज फेक, इट इज जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बट सिर्फ ये लेबल लगा देने से सब कुछ नहीं होगा, आपको फर्दर इन्वेस्ट करने की जरूरत है इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ताकि इस तरह के किसी भी वीडियो को वो आइडेंटिफाई करे, इस तरह के किसी भी सेक्सुअल कंटेंट या जो हैरिस कर रहा हो, किसी को बुली कर रहा हो, उस तरीके के कंटेंट को आइडेंटिफाई करके वो प्रॉम्प्टली रिमूव कर सके. तो उसके लिए जरूरत होगी आपको और ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट में इन्वेस्ट करने की. इसे प्लेटफॉर्म को एक बर्डन या एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन की तरह नहीं देखना चाहिए, रादर देन it should be considered as their foremost responsibility. और ये जो इलॉन मस्क का केस हुआ है कि ओनर्स ऑफ बिग टेक themselves sharing the misinformation and deepfake videos. Big tech should ensure that proper content moderation teams and safety researchers are not a liability but a necessity. आप ये मत सोचिए कि अगर आप इस तरीके से कंटेंट मॉडरेशन टीम रख रहे हो या सेफ्टी रिसर्चर्स हायर कर रहे हो तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन है. नो, इट इज नॉट ए लाइबिलिटी बट एक्चुअली ये नेसेसिटी जो आज के टाइम में जरूरी है आपकी तरफ से. द टाइम टेकन टू रिव्यू द रिपोर्टेड pornography is often too long and it cause further harm. The burden should not fall on users to report and follow up on harmful content. कि आप यूजर पे पूरा बर्डन मत डालिए कि जब आप ऐसा कोई वीडियो देखें तो आप हमें कंप्लेन कीजिए फिर हम रिमूव करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी इंसान का वीडियो गलत तरीके से सर्कुलेट हो रहा हो कहीं, बट इवन ही और शी इज नॉट अवेयर ऑफ दैट. Big tech and policymakers need to resolve such incidents promptly. We need more women to be involved in developing technology and holding decision-making position in the tech companies. Now, इसके लिए आप लॉ बना तो सकते हो, बट अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में फिर वो ओवर रेगुलेशन वाली बात हो जाएगी कि विमेन को हम और ज्यादा डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे या फिर स्टाफ में इंक्लूड करें, तो वो प्राइवेट सेक्टर पे आप उतनी एफिशिएंटली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते इस तरह के लॉस. Technical professionals can check data for biases and as a model is only as good as it is its training data. अब जैसा मैं रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में आपको एग्जांपल देता हूं कि जिस तरीके का डेटा आप फीड करोगे एआई उसी तरीके से आपको आउटपुट देगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं इन्हें वो डेटा भी चेक करना चाहिए जिन पे ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन किए जा रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी एंड अदर्स. ये सब आप जो डेटा दे रहे हो अगर वो बायस्ड होगा तो आउटपुट भी बायस्ड ही आएगा. Right? So first thing is these technical professionals should check the data जिस पे ट्रेन किए जा रहे हैं ये large language models. This will help to ensure fair, safe and ethical AI by design. Non-technical measures such as laws, policies and governance structure must support these efforts as well. Okay, we need to ensure that technology is free from gender biases. Time for action. तो यहाँ पर अजरबैजान बाकू में मीटिंग होगी कॉप की. ठीक है, कॉप अब पेरिस में हमने टारगेट रखा था 1.5 डिग्री तक हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, बट अभी जिस तरीके से जा रहा है वर्ल्ड हम इस टारगेट को डेफिनेटली मिस कर जाएंगे, क्योंकि अगर हमें इसको यहाँ पे रोकना है तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन मस्ट पीक बिफोर 2025 एज द लेटेस्ट एंड डिक्लाइन टू 43% बाय 2030, बट ये होता हुआ नहीं दिख रहा है. ठीक है, इनफैक्ट इंडिया, चाइना, इन सब ने भी कहा. चाइना ने कहा है कि हमारे जो एमिशन है वो पीक कर जाएंगे बाय 2030, बट वर्ल्ड को जरूरत है
25 तक पीक करने की। इंडिया ने तो और भी लेट कहा है कि हम 2040 तक पीक कर जाएंगे। इन 2009 द क्लाइमेट समिट इन कोपेनहेगन, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं ना, रियो समिट 92, उसमें से 3 चीजें निकल के आई, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग हो रही है इसके अंदर फर्दर चीजें निकल के आई जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, और उसी के अंदर 2009 में कोपेनहेगन समिट हुआ, वहां पर एक बात निकल के आई कि हम एक फंड बनाएंगे $100 बिलियन का एनुअली, जिसमें डोनेट करेगी डेवलप कंट्रीज, ताकि जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फंडिंग अवेलेबल की जा सके फॉर दिस ट्रांजिशन, राइट। बट ये फंड बना नहीं, बट कंट्रीज ने क्लेम कर दिया कि ये हमने अपनी कमिटमेंट मीट कर दी है। बट उन लोगों ने क्या किया उसमें कि जो प्राइवेट उनकी कंट्री से प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उन्होंने उसको भी ऐड कर लिया इस फंड के अंडर में। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया क्योंकि क्योटो का पीरियड चला गया। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट आया 2016 में, उसमें हमने इसी फंड का नाम बदल के कर दिया न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ठीक है, विथ $100 बिलियन एज द बेस वैल्यू। अब इसके ऊपर और कितना दिया जा सकता है ये डिसाइड किया जाएगा, बट अभी तक इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। ओके, हालांकि इसमें एक और बात की गई कि इंडिया और चाइना, क्योंकि अब ये भी एक मेजर इकोनॉमीज है, तो दे मस्ट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस NGQG फंड। ओके, और ये फाइनलाइज करना होगा बिफोर 2025। तो इस बार जब ये मीटिंग होगी अभी बाकू में, तो लेट्स सी इसमें से क्या निकल के आता है। कार्बन मार्केट्स, इसमें मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक सेशन किया हुआ है, इंडिया कार्बन मार्केट। ठीक है, मेंस 450 प्लस में किया है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट अगेन। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो हमने कर लिए। इसके अलावा वर्ल्ड ओवर पर और क्या मेजर्स लिए गए? वर्ल्ड लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट मेजर लिया है यूरोपियन यूनियन ने, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, वी हैव डन दिस एज वेल। ठीक है, उसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन लॉ लेकर आए वो लोग, लेकिन इसको अभी के लिए उन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है। इनका कहना है हम 2026 से इंप्लीमेंट करेंगे। क्या है ये हम समझ चुके हैं पहले, दैट अगर इंडिया पाम ऑयल सपोज ग्रो करता है और फिर एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में, तो इंडिया नीड टू इंश्योर कि यहां पर जो डिफॉरेस्टेशन किया गया है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले अगर कुछ हुआ है तो ठीक, अगर इसके बाद आपने डिफॉरेस्टेशन करके कोई प्रोडक्ट ग्रो किया है तो उसको यूरोपियन यूनियन में एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, और इंडिया ने अपनी तरफ से कार्बन मार्केट डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू किए हैं, राइट। सो दीज आर दी 3 मेजर स्टेप्स जो लिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। यहां पर एक पॉइंट आप ले सकते हैं, दैट वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम ईज ऑफ बिजनेस टू द स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी बिजनेस को सेट होने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा है। सो फोकस शुड नाउ मूव फ्रॉम ईज टू स्पीड। नेक्स्ट इज वर्क प्लेस कल्चर। वर्क प्लेस कल्चर पे मैंने आपको 20 मिनट एक सेशन किया था, क्योंकि काफी सारे लोगों की सुसाइड की न्यूज आ रही थी, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपके साथ नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट शेयर किया था, जहां पे उनका कहना था कि यूथ शुड वर्क 72 आवर्स अ वीक। ठीक है, जो कि अभी रूल क्या है, 48 आवर्स अ वीक। ठीक है, नारायण मूर्ति को ये कहने से पहले सोचना चाहिए था कि इतना अगर इंसान 12 घंटे 14 घंटे से काम करेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ पे असर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर एक लेडी थी, एना सेबेस्टियन, इन्होंने सुसाइड जब किया था, शी वॉज अ चार्टेड अकाउंटेंट, तो उनकी मदर का ये कहना था, दे से वी हैव रिसीव्ड फ्रीडम इन 1947 बट आवर चिल्ड्रन स्टिल वर्किंग लाइक स्लेव्स। अब हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे अपना पूरा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो किसकी तरफ से हमने किसे इमिटेट किया है, हमने यूएसए को किया है। बट द थिंग इज कि यूएसए में पर कैपिटा इनकम देखिए $85,000 है, इंडिया में है $2,700। ओके, यूएस एम्प्लॉइज ऑपरेट एट अ लेवल ऑफ कंफर्ट विद रिस्पेक्ट टू हाउसिंग, कम्यूटिंग, हेल्थ, डाइट, लेजर। ठीक है, जबकि इंडिया में घर से ऑफिस जाना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है। ठीक, तो यहां पर मैं आपके साथ दोनों चीजें डिस्कस करूंगा, प्राइवेट सेक्टर में भी इशू है वर्क को लेकर और हमारे पब्लिक सेक्टर में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हम एक एक करके सबको समझेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज वर्क कल्चर। हाउ विल यू डिफाइन दिस? वर्क कल्चर इज रिगार्डेड एज सेट ऑफ प्रैक्टिस, values and shared beliefs within an organization and its employees that arise from what generally regarded as appropriate ways to think and act. Okay, it is the work culture that decides the way employees interact with each other and how an organization functions. The work culture is a product of its history, tradition, values and vision. ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता आ रहा है इतने सालों से, हमेशा से, उसका विजन क्या है, उसमें ट्रेडिशंस क्या है, उसकी हिस्ट्री किस तरह की रही है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का वर्क कल्चर कैसा होगा। अब इसमें हमें 2-3 चीजें जाननी होगी। फर्स्ट इज कि आखिर ये वर्क कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एक पॉजिटिव वर्क कल्चर हो, एक हेल्दी वर्क कल्चर हो, तो उससे क्या फायदे होते हैं। अब इसको आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों को दिमाग में रख के सुनिएगा।
फर्स्ट इज, अगर वर्क कल्चर अच्छा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आती है ट्रांसपेरेंसी। जस्ट लाइक कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ काम अच्छे से चल रहा है तो व्हाट यू विल डू, यू विल मेंटेन ट्रांसपेरेंसी अबाउट एवरीथिंग। जैसे पब्लिक को अगर कोई सर्विस दी जा रही है तो आपको क्या फॉर्म्स एग्जैक्टली भरने हैं, ठीक है। जैसे बैंक्स की तरफ से कई बार देखा जाता है कि लोन देते टाइम काफी सारी चीजें नहीं बताई जाती, क्रेडिट कार्ड के टाइम काफी सारी चीजें नहीं बताई जाती है, और बाद में फिर वो सब चीजें की जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पर, राइट। सो अगर हमारे यहाँ का आप अगर अपना वर्क कल्चर अच्छा मेंटेन कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन एंड डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। इट विल रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट्स, ठीक ना, आप कोई चीज छुपाओगे ना कल को आपके अपने कस्टमर्स के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होंगे। अगर वर्क कल्चर अच्छा है तो इट ऑल्सो इंप्रूव द एफिशिएंसी, द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करते हैं आपके यहाँ काम करने वाले, देयर इज मोटिवेशन कि कंपनी जितना ग्रो करेगी उसी तरीके से आपको भी उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। देयर इज स्टेबिलिटी, लोग फिर जॉब स्विच करने का नहीं सोचते। इट्स नॉट ओनली अबाउट सैलरी, ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट सैलरी बट ऑल्सो अबाउट दी कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वो डिसाइड करता है क्या आप इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहेंगे या फिर यू कीप ऑन स्विचिंग योर जॉब्स। एट द सेम टाइम देयर कम्स द सिक्योरिटी, जो कि जनरली पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स के साथ मिलती है। एंड व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ पुअर वर्क कल्चर, अगर आपके यहाँ का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है तो आपके वर्क में आपको दिखेगी इनएफिशिएंसी, ठीक, कोई उतना सिंसियरली आपके साथ वर्क करने का नहीं सोचेगा। सेकंड इज देयर विल बी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एवरीवन विल स्टार्ट प्लेइंग द ब्लेम गेम। एक पुअर वर्क कल्चर में आपको नेपोटिज्म के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, फेवरेटिज्म के, रेड टेपिज्म के, स्पेशली विद ब्यूरोक्रेसी, करप्शन एंड रेंट सीकिंग की। अगर आपको हमारे साथ कोई बिजनेस चाहिए तो आप, जैसे बैंक्स में आपको जनरली देखा जाता है, अगर एक फार्मर भी ट्रैक्टर के लिए लोन सैंक्शन करवाने जा रहा है तो उसको एटलीस्ट वहां के मैनेजर को 5,000 रुपए तो देने पड़ते हैं। ओके, अगर लोन सैंक्शन कर, दिस इज दी रियलिटी जो हमने अपने आसपास देखी है। ओके, सो ये चीजें, दीज आर दी फीचर्स ऑफ पुअर वर्क कल्चर। नाउ व्हाट आर दी रीजंस फॉर दिस पुअर वर्क कल्चर एंड व्हाट कुड बी दी वेज टू इंप्रूव। सो रीजंस में हमेशा हर डायमेंशन में अगर आपके पास 4-5 पॉइंट हैं आप इजीली अपना आंसर बना लोगे। रीजंस, फर्स्ट इज द लैक ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं कि परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होना चाहिए। अब आप एक गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में टीचर को देखिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग एट ऑल, ठीक है, क्योंकि जब यूपी में बायोमेट्रिक्स लॉन्च किए गए उत्तर प्रदेश में कि आपको आके अटेंडेंस लगानी होगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी, सारे यूपी के गवर्नमेंट टीचर्स प्रोटेस्ट पे चले गए। उसके बाद गवर्नमेंट को डिसीजन वापस लेना पड़ा। तो उनका ये कहना था कि आप पहले अपने गवर्नमेंट जो जॉब में लोग हैं उन पे ये चीज लागू कीजिए, बायोमेट्रिक टीचर्स पे क्यों लागू कर रहे हो। ओके, तो ये बहुत बेकार चीज है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं होता है अगर, तो ये एक रीजन बनता है पुअर वर्क कल्चर का। या तो टीचर आ नहीं रहे या अपनी जगह किसी और को भेजते रहे पढ़ाने और सैलरी खुद उठा रहे हैं, या फिर आ भी रहे हैं तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग। ये हर सेक्टर पे लागू होता है। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी। अभी गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार आपको पता है कि यू हैव अ सिक्योर जॉब, आपको इतनी आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है कि आप बहुत ही पुअर एफिशिएंसी मेंटेन करते हो, यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट इज सीनियोरिटी सिंड्रोम। अब कई बार ये पता होता है, हो सकता है कि 2022 में सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट से ज्यादा 2023 वाला ज्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है, ये लोग वर्क एक ही डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं लेकिन ये वाला ज्यादा एफिशिएंट है, बट प्रमोशन किसका होगा, इसका होगा पहले। क्यों? क्योंकि ये सीनियर है। तो कई बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियोरिटी सिंड्रोम की वजह से भी इंसान उतना ज्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। वो जानता है कि वो इस काम को ज्यादा बेटर कर सकता है, बट उसके बाद भी वो अपने आप को इससे दूर रखेगा कि जो सीनियर है, जब प्रमोशन उसी का होना है तो फिर वर्क भी उसी को करने दो। नेक्स्ट इज पुअर ट्रेनिंग। कई बार चाहे ये गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हो, आप मिड करियर ट्रेनिंग उतना ज्यादा नहीं करते हो। एंट्रेंस के टाइम पर तो इंसान बहुत मेहनत करता है, बट उसके बाद जाके उसको ये लगता है आई हैव द जॉब सिक्योरिटी नाउ, नाउ आई डोंट नीड टू वर्क ऑन एनी इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट इज रिसोर्स क्रंच। अब कई बार प्राइवेट सेक्टर या इवन गवर्नमेंट भी चाहती है, हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो टीचर्स हैं इनको बीच बीच में हर साल ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये अपनी टीचिंग एबिलिटी को इंप्रूव करें, बट गवर्नमेंट के पास रिसोर्स क्रंच होता है, ठीक है, वो नहीं कर सकती हर साल। सो यही चीज हमारे बेस टू इंप्रूव बन जाएंगे। फर्स्ट इज प्री एंट्री एंड मिड करियर ट्रेनिंग। तो एंट्री से पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है जैसे लबासना में, बट मिड करियर में ट्रेनिंग उतनी एफिशिएंटली दी नहीं जाती। और सेकंड थिंग इज कि कोई भी ऑफिसर उतना सीरियसली लेता भी नहीं है, क्योंकि होता है क्या कि आईआईएम का आया हुआ कोई लड़का वहां पे कुछ बातें कर रहा होगा अबाउट द एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट, एंड ये जो बैठे होंगे ब्यूरोक्रेट्स इन देयर 45 एंड 50 एज ग्रुप, दे विल से, ओह
ये सिखाएगा आप हमें, राइट? दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड इज देयर। तो मिड करियर ट्रेनिंग इज ऑलवेज अ चैलेंज। सेकेंड इज फीडबैक। नीचे से फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये इंसान कैसा वर्क कर रहा है। जनरली ये जो प्रमोशन वगैरह होते हैं ये डिपार्टमेंट के अंदर के ही लोगों के फीडबैक के बेसिस पर होते हैं। पब्लिक के बीच में इन्होंने किस तरीके से वर्क किया, इनकी रेपुटेशन क्या है, उस तरीके के फीडबैक का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। और एक सीनियर अपने किसी जूनियर को ठीक है चलो अच्छा अच्छा लिख के देते हैं, 99% केस में दे विल राइट गुड अबाउट दैट। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस लिंक पे। अब जब भी परफॉर्मेंस लिंक पे जैसी चीजें करने की बात की जाती है, देयर इज ऑलवेज सम प्रोटेस्ट बाय द यूनियंस, ठीक है। बट ये जरूरी भी है ताकि इंप्रूवमेंट हो, परफॉर्मेंस लिंक पे होना जरूरी है। अगर आपके स्कूल में जैसे कि गुजरात में हुआ 150 से ज्यादा स्कूल में 10th बोर्ड में 0% रिजल्ट था, सारे बच्चे फेल हुए थे, तो फिर इन टीचर्स को किस बात का पे दिया जाए? अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी पुअर है कि सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, 100% फेल हो रहे हैं 10th बोर्ड में 150 से ज्यादा स्कूल में, तो फिर ये किस बात का पे दिया जाए इन्हें, राइट? तो परफॉर्मेंस लिंक पे भी जरूरी है। सेकेंड इज रिकग्निशन एंड अकाउंटेबिलिटी। अब कई बार होता है कि इंसान अच्छा काम कर सकता है बट उसके पास वो मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये रिकग्निशन मुझे नहीं मिलेगा, राइट? उसी का जो मैनेजर होगा या उसी का जो सीनियर होगा वो रिकग्निशन ले जाएगा, जबकि आइडियाज एक जूनियर के हैं, सबसे एफिशिएंटली उसी ने वर्क किया है, तो ये रिकग्निशन मिलना भी जरूरी है। अब इसी के लिए सिविल सर्विस अवार्ड इस तरह की चीजें गवर्नमेंट ने लागू की है, ठीक है। तो रिसेंटली क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए इसमें? फर्स्ट इज गवर्नमेंट लेकर आई 360 डिग्री परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ताकि आपके डिपार्टमेंट के अंडर से भी आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू लिया जाएगा और आउटसाइड से भी। दूसरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी की गई, सेंटर लेवल पे तो कुछ लोगों पे लागू की गई, बट जब जब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको लागू करने की बात की है तो देयर इज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम दोज ग्रुप्स। सेकेंड इज सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर होता है जहां पे हर सर्विस में आपके साथ फिक्स डे अलॉट कर दिए जाए। सपोज आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू करने गए तो वहां पे लिख दिया जाएगा कि 4 दिन में आपकी एप्लीकेशन इस डिपार्टमेंट के पास होगी, फिर अगले 2 दिन इस डिपार्टमेंट के पास होगी और 7 days लेटर आपका सर्टिफिकेट बन के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देयर इज अ फिक्स टाइमलाइन विद रिस्पेक्ट टू एवरी सर्विस दैट गवर्नमेंट ऑफर, उसी को कहते हैं सिटीजन चार्टर। ई गवर्नेंस लेकर आए कि जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिए, आपको वहां जाकर किसी एजेंट के थ्रू काम करने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन के लिए सिविल सर्विस अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए। प्रगति प्लेटफॉर्म बनाया गया जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो जिसमें आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर टाइम टू टाइम प्रगति प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीजें करते रहते हैं। ओके, सो दीज आर द रिसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, दीज आर द सजेशंस टू इंप्रूव एंड दीज आर द रीजंस कि क्यों पुअर वर्क कल्चर हमारे यहाँ पे बना हुआ है। और एक चीज और है ऊपर, उसको और देख लेते हैं। या दिस वन, मोस्ट बिल्स पास क्विकली विदाउट डिस्कशन, ठीक है। ये झारखंड असेंबली के रिस्पेक्ट में, बट ये हमारी लोकसभा के लिए भी इतना ही ट्रू है, क्योंकि अगर आप बिना प्रॉपर डिस्कशन और डेलिब्रेशन की कोई चीज लागू करते हो तो फिर नीचे जाकर ग्राउंड लेवल पे हमें क्या देखने को मिलता है? उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट या फिर रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने प्रॉपरली ऊपर डिस्कशन होने ही नहीं दिया। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो 3 किसान बिल, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस की तरह आपने पास कर दिए थे, और आज हमारे यहाँ बजट में भी यही हो रहा है, बजट भी ठीक से डिस्कस नहीं होता है, वो पास कर दिया जाता है बस। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एसटी एससी के कोटा डिवीजन को लेकर, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, ठीक है। वो डिवीजन होना चाहिए, जरूरी भी है। इंडियन आर्मी रिज्यूम्स पेट्रोलिंग इन दीपसांग। यहाँ पर सिर्फ वो मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लोकेशंस आपको इस बार पूछी जा सकती हैं, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए भी पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर इंडिया और अल्जीरिया ने अपने डिफेंस कॉपरेशन को एलिवेट किया है टू अनाउंस द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट इश्यूज डायरेक्शन टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज टू इंप्रूव रेमिशन पॉलिसी। अब रेमिशन पॉलिसी के बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, बट रेमिशन का इशू सबसे ज्यादा न्यूज में कब आया था? ये आया था जब एक हाई प्रोफाइल केस हुआ था बिल्किस बानो, इसके रिस्पेक्ट में, जब उन कन्विक्ट्स को जो कि रेपिस्ट भी थे और मर्डरर भी थे, जब उनको रेमिशन दे दिया गया था, तब इस तरह की बातें सबसे ज्यादा न्यूज में आई थी। Supreme Court has issued slew of directions aimed at standardizing and improving the transparency of policies governing permanent remission for the convicts. अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों देती हैं? फर्स्ट थिंग इज कि स्टेट प्रिजन जो है वो एज अ सब्जेक्ट किसके डोमेन में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। तो वो इस तरह से रेमिशन दे सकती हैं, बट इसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है अक्रॉस द कंट्री। अलग अलग स्टेट अलग अलग रूल्स बना रखा है इसका, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इको डायरेक्शन दी है कि आप इन्फॉर्म कीजिए कन्विक्ट को। कई बार हो सकता है कि आप अगर सपोज योर कन्विक्ट, आपका बिहेवियर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपको पता है कि आप एलिजिबल हो अब रेमिशन के लिए, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो इसमें पुलिस पर यह जिम्मेदारी दी गई है टू इन्फॉर्म कन्विक्ट्स ऑफ एनी रिजेक्शन ऑफ देयर एप्लीकेशन
फॉर परमानेंट रेमिशन विद इन 1 वीक। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो गई है तो भी वो आप 1 वीक में इन्फॉर्म कर दीजिए। सेकंड थिंग इज फॉरवर्ड कॉपीज ऑफ दीज रिजेक्शंस टू द डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज कंसर्न, ताकि फिर वो इस पे फर्दर एक्शन ले सकें। एंड फर्स्ट इज कि जो क्वालिफाई कर रहे हैं रेमिशन के लिए, ensure that convicts who qualify for remission are adequately informed and their cases are fairly considered, right? And it also emphasized that current remission policies, including any future modification, must be made available in prison. जो भी पॉलिसी है रेमिशन की स्टेट गवर्नमेंट की, वो प्रिजन में इन लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि वो रेमिशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम रेमिशन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में कुछ बातें जानेंगे। अब जब भी इस तरह के टॉपिक्स आते हैं ना, मैं आपको बार बार बोलता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल जरूर डालना है। दूसरा, कोई भी अगर लीगल प्रोविजन है तो उसकी भी बात होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है उस चीज से रिलेटेड तो उसकी भी बात आपको अपने आंसर में मेंशन करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज लेट्स डिफाइन व्हाट इज रेमिशन। रेमिशन रेफर्स टू द रिडक्शन और कैंसिलेशन ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट इम्पोज बाय कोर्ट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, राइट। अगर आपकी पेनल्टी कैंसिल की जा सकती है इसमें, और आपकी पनिशमेंट भी कैंसिल की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये पावर किसको दी गई है? Under Article 72 and Article 161, the President, this is not President, this is President. President and Governor has the power to grant remission. ये आपने लक्ष्मीकांत में ही पढ़ा होगा। Legal provision, Section 432 of Criminal Procedure Code provide the state government the power to remit sentence since prison is the state subject. ठीक है, ये सेक्शन नंबर अब चेंज हो गया होगा भारत न्याय संहिता उसके अंडर में। ठीक है, तो वो हम बाद में अपडेट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में कोर्ट सेड दैट द कोर्ट कैन नॉट डिनाई ए प्रिजनर द बेनिफिट ऑफ रेमिशन। और इसी के लिए लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2000 में कोर्ट ने मेंशन किया द ग्राउंड्स जिसके बेसिस पर आप रेमिशन दे सकते हो। फर्स्ट इज नेचर ऑफ क्राइम, जैसे सपोज कि किसी ने अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर किया हो। ठीक है, सेकेंड इज चांसेस ऑफ रिपीट ऑफ क्राइम। पहले आप रेमिशन देने से पहले ये भी सोच लीजिए, कई बार ये जो एसिड अटैक होते हैं, अटैक करने वाले लोग, इनको कई बार रेमिशन दे दिया जाता है और फिर ये लोग बाहर जाते हैं और वापस से वही क्राइम कमिट करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक केस देखा गया था जहां एक रेपिस्ट को रिलीज कर दिया गया था, बट बेल पे बाहर आने के बाद भी उसने दोबारा रेप कमिट किया। ओके, सो क्या इसको छोड़ने में देयर इज चांसेस ऑफ रिपीट ऑफ क्राइम, गुड बिहेवियर ऑफ द कन्विक्ट एंड ही सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। अब हो सकता है कई बार कि एक लेडी है, उसको रिलीज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके घर में 2 छोटे बच्चे हैं और उनकी केयर के लिए कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भी कंसिडर किया जा सकता है एज अ ग्राउंड फॉर रेमिशन। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए। नाउ व्हाट वी वांट टू नो इज आर्गुमेंट फॉर एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट। फर्स्ट इज इट प्रमोट रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ द कन्विक्ट। ठीक है, अगर वो सुधर गया है, उसका बिहेवियर अच्छा रहा है, तो फिर उसको एक मौका देना चाहिए दोबारा रिहेबिलिटेट होने का, सोसाइटी के साथ दोबारा रीइंटीग्रेट होने का। दिस इज द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो उन कन्विक्ट्स के लिए लेने की जरूरत है, एटलीस्ट जिनका क्राइम उतना ज्यादा सीवियर नहीं था या जिन्हें उसके बाद ये रियलाइज हुआ हो कि हमने गलत किया। ठीक है, और उनका अब बिहेवियर बेटर हो। इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द ओवरक्राउडिंग ऑफ प्रिजन। दिस इज द रीजन, क्योंकि हमारे यहाँ 63% जो जेल में लोग हैं वो लोग कौन है? वो अभी तक कन्विक्ट ही नहीं हुए हैं। ठीक है, दे आर अंडर ट्रायल्स। नेक्स्ट इज इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ जुडिशियल एंड करेक्शनल सिस्टम एंड कॉस्ट सेविंग भी होगी, क्योंकि जितने ज्यादा कन्विक्ट्स आप अंदर रखोगे उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट का खर्चा भी होता है। ठीक है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा है, कोई चांस नहीं है कि दोबारा इस तरह के ऑफेंस कमिट करेगा, तो दिया जा सकता है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, फर्स्ट इज कंसर्न फॉर पब्लिक सेफ्टी। कई बार ऐसे लोगों को रिलीज कर दिया जाता है जिन्होंने किसी तरह से हैरेसमेंट किया हो या किसी तरीके से थ्रेट दिया हो मर्डर करने का। ठीक है, ऐसा को अगर आप कन्विक्ट को कल को रिलीज कर देते हो और फिर अगर वो जाकर इस तरह की कोई चीज करता है, तो फिर ये पब्लिक सेफ्टी के लिए एक थ्रेट होता है। ठीक है, पब्लिक आउटक्राई। अब जनरली जो कंट्रोवर्शियल केस होते हैं ना, जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने जब रेमिशन दिया था राजीव गांधी के मर्डरर्स को, ठीक है, तब इस तरह की पब्लिक कंट्रोवर्सी हुई थी। अभी जब बिल्किस बानो केस में इनको रिलीज किया गया, तब भी इस तरह के क्वेश्चन मार्क उठे थे, क्या ऐसे रेपिस्ट को छोड़ना सही था? ठीक है, तो पब्लिक आउटक्राई, कंट्रोवर्सी होने के चांसेस काफी रहते हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गुरमीत राम रहीम। ठीक, वो इतनी बार पेरोल पे बाहर आता है कि वो साल के आधे से ज्यादा दिन जेल से बाहर गुजारता है, जबकि उसको प्रॉपर कन्विक्शन हुआ है, उसके अगेंस्ट सारे एविडेंसेस थे अबाउट द रेप एंड मर्डर ऑल्सो,
ओके तो लेकिन जब से बीजेपी पावर में आई है, जब जब हरियाणा में इलेक्शंस आते हैं तब तक उसको रिलीज कर दिया जाता है पेरोल पे। अभी भी जब हरियाणा में इलेक्शन हुए थे तब उसको रिलीज ही नहीं किया गया था, बल्कि उसने जहां भी पब्लिक रैलीज वगैरह की उसने खुल के बोला कि बीजेपी को वोट दीजिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऐसे लोगों का फिर और बढ़ता चला जाता है कि हम मेरी वजह से आपको वोट मिले तो मुझे रिलीज कीजिए। इट अंडरमाइन द डेटरेंस। अब जब आप क्राइम करने वाले किसी एक इंसान को रिलीज कर देते हो तो फिर दूसरों को भी हिम्मत मिलती है, ठीक है क्राइम हो भी जाएगा तो हम भी बाहर आ जाएंगे बाद में, ठीक है अच्छा बिहेवियर रखेंगे अंदर जाके। तो ये फिर डेटरेंस की तरह एक्ट नहीं करता। कई एसिड अटैक करने वाले लोग हैं जो आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं बाहर आके अपनी फैमिली के साथ, ठीक है बीवी बच्चे अपनी नौकरी सब कुछ है उनके पास, बट उस एसिड अटैक विक्टिम का क्या, ठीक है व्हाट अबाउट द राइट ऑफ दैट विक्टिम और द सर्वाइवर, उसकी तो लाइफ खराब की आपने, राइट। तो फिर ये इस तरह की चीजें डेटरेंस की तरह एक्ट नहीं करती हैं। बस 4-5 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर में एंड अगेंस्ट में। ओके सो दिस इज अबाउट द रेमिशन पॉलिसी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। इंटरनेशनल पेज पे उतना ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। आज वोटिंग है यूएसए में एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर रिजल्ट्स कि क्या निकल के आते हैं। बट वन थिंग इज श्योर, इफ दिस मैन कम टू पावर मिस्टर ट्रम्प, तो या तो वर्ल्ड यहां से और बर्बादी की तरफ जाएगा या फिर बिल्कुल पीस की तरफ जाएगा। हालांकि उन्होंने क्लेम किया है कि वेस्ट एशिया में जो मैस क्रिएट हुआ है इसको आई विल क्लीन इट, एंड सिर्फ अमेरिका के पास ही वो पोटेंशियल है जो इसराइल को रिस्ट्रेन कर सकता है। देखिए इजरायली जो आर्मी है ना, इट इज एक्चुअली मेड ऑफ सिविलियंस। सबको वहां पे 100% लोगों को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और जब भी जरूरत होती है फिर इनको आके आर्मी में सर्व करना होता है, नो मैटर कि आप एक डॉक्टर की तरह वर्क कर रहे हो या इंजीनियर की तरह। तो ये जो आर्मी है इसराइल की, ये उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड है, दैट इज फाइन फाइन, बट एज अ फाइटर उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर अमेरिकन सोल्जर्स इसराइल की मदद के लिए नहीं होंगे तो इसराइल ईरान से कॉम्पीट नहीं कर सकता बैटलफील्ड में, राइट। तो ओनली दिस मैन हैज द पोटेंशियल जो इसराइल को रिस्ट्रेन कर सकता है। यही आदमी है जो वो एक्शन ले सकता है कि ये खुद कमिटमेंट दे सकता है कि हमें कोई एक्सपेंशन नहीं करना है नाटो का टुवर्ड्स द यूक्रेन। और एक बार ये कमिटमेंट अगर यूएसए की तरफ से गया फिर रशिया के पास कोई मोटिव नहीं है यूक्रेन से फाइट करने का। उसका सिर्फ एक ही कंसर्न था कि ये जो नाटो का एक्सपेंशन है ये बंद होना चाहिए। एंड ट्रंप ट्रंप एज अ पर्सन ओनली मीन बिजनेस, ठीक है वर्ल्ड में बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस के लिए पीस होना चाहिए। और वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जहां से ऑयल आता है वहां से पूरा इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है वर्ल्ड का। सो दिस मैन इफ कम टू पावर, इधर वी विल एज अ वर्ल्ड मूव टुवर्ड्स द पीस और टुवर्ड्स द टोटल डिस्ट्रक्शन। देयर आर ओनली टू वे आउट। बाइडेन कभी था भी नहीं उस लायक, जो पोजीशन उसे मिली वर्ल्ड में वो उस काबिल था भी नहीं, बस जीत गया था गलती से। ये सब छोड़िए, ये काम का नहीं है। बाकी कॉप 29 विल लॉन्च विद लूमिंग फंडिंग गैप। अब फंडिंग गैप है ये सब, देखिए मैं ऑलरेडी आपसे बातें कर चुका हूँ। सीबीडी के रिस्पेक्ट में कर लिया था हमने, ठीक है हमने सीसी के रिस्पेक्ट क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में कर लिया था, और सब में एक कॉमन चीज निकल के आई थी, फंडिंग गैप। तो कॉप 16 जो अभी काली में हुई है बायोडाइवर्सिटी की, इट फेल टू फिगर आउट हाउ दे वुड मोबिलाइज $200 बिलियन एनुअली इन कंजर्वेशन फंडिंग बाय 2030। ठीक है, तो ये तो फेल हो गए कि कोई फंडिंग इन्होंने बायोडाइवर्सिटी के लिए यहां से तो कमिट नहीं की। द मनी, ये जो $200 बिलियन का है, ये प्लेज कब लिया गया था? पिछली जो मीटिंग हुई थी कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें कहा गया था कि हम लोग $200 बिलियन तक की फंडिंग मोबिलाइज करेंगे। बट यहां पर अब जो सबमिट हुआ 16 का बायोडाइवर्सिटी का, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं हो पाई, कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। ओके, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग माइनिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, दे आर इंक्रीजिंगली पुशिंग नेचर इनटू द क्राइसिस विद 1 मिलियन और सो प्लांट एंड एनिमल्स स्पीशीज थॉट टू बी एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। अब कॉप 29 ऑफ द क्लाइमेट चेंज ये मिलेगी अजरबैजान बाकू में, और वहां पर भी बात यही होगी, द नीड फॉर फंडिंग फ्रॉम द वेल्दी नेशंस टू देयर पुअरर काउंटरपार्ट्स टू हेल्प शोल्डर क्लाइमेट कॉस्ट। बट डेवलप नेशन ने एटलीस्ट यहाँ बायोडाइवर्सिटी का जो सबमिट हुआ है उसमें तो ये बात क्लियर कर दी है दैट देयर इज टोटल अनविलिंगनेस टू ऑफर एनी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। ओके सो that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.